मैं किसी सरपंच को एक पैसा भी नहीं खाने दूंगा। और ये दिक्कत आ भी रही है, कुछ सरपंच मेरे खिलाफ भी हैं कि भाई ये तो हमें काम नहीं करने दे रहा। मैं काम किसी को नहीं रोक रहा, आप काम कीजिए, दिन रात काम कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। को ना ऐसा लगता है कि सरकारी पैसा हराम का पैसा है, सब उसको खा लो, लेकिन आज तक जो हुआ मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन आगे एक पैसा भी मैं खाने नहीं दूंगा। ये मेरा स्ट्रिक्टली मैसेज है। मैंने सीएम साहब को भी बोल दिया है कि सर मैं तो किसी को ये पैसा नहीं खाने दूंगा, जो मर्जी हो जाए, काम रुक सकता है लेकिन पैसा नहीं खाने दूंगा। लोक समिति का जो चेयरमैन बने हैं उसको भी हमने पहले कहा था कि जो सबसे एलिजिबल है आप आइए, और आप किसी को पैसा मत दीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि इसमें खरीद फरोख्त चलती है। चेयरमैन बनने के लिए आप उसमें देखते हैं कि भाई मैंने ये बनाना है। मैंने बोला चेयरमैन आपके लिए बनेगा, लेकिन कब सोचोगे कि मैं मेंबर को खरीद लूँगा और कल को मैं फिर पैसे खाऊंगा, ये भूल जाइए। ये मैंने मेरे स्ट्रिक्टली मैसेज उनको पास कर दिया था पहले ही, और ऐसे ही हमारी नगर पालिका में है, सारा स्ट्रिक्टली मैसेज है कि किसी को एक पैसा नहीं खाने दूंगा। अगर आपने समाज सेवा करनी है, अपने गांव की सेवा करनी है, अपने देश की सेवा करनी है, तो राजनीति में आइए। आप सोचोगे मैं भी पैसा खाऊंगा, तो भूल जाइए कि मैं आपको कोई पैसा खाने दूंगा, कभी नहीं, ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। इतना ईजी लग रहा था, इतना ईजी नहीं है। बेड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, काम करने नहीं दिया जाता। मतलब ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि पता नहीं क्या क्या ब्लेम लगा देते हैं। मैं किसी से परवाह नहीं करता, मुझे सिर्फ एक ही मकसद है कि मैंने अपने पुंडरी हलके को वचन दिया हुआ है, प्रॉमिस किया हुआ है कि अपने पुंडरी को नंबर 1 बनाना है, मैं वो बना के रहूँगा। बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर मैं कहते भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया फिर तो सब कुछ सेट है, सब कुछ ओके है, फिर तो सब कुछ सही चल रहा है। अगर मैं उनके खिलाफ खड़ा हूँ तो मेरी लड़ाई डबल हो चुकी है, और मैं ये लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। मैं मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर होकर राजनीति में आया था कि मैं बिल्कुल एक पैसा किसी को खाने दूंगा। मैं अपने पुंडरी को नंबर 1 बनाऊंगा और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करूंगा दूसरी विधानसभाओं के लिए कि अगर सच्ची नीति से अगर काम करोगे तो आपका काम 100% होगा और आपका हल्का भी विकसित होगा। आज हमारे साथ हैं पुंडरी हलके से विधायक श्री सतपाल जांबा। तो आइए विधायक जी से बात करते हैं उनके अब तक के, उनके हलके के विकास लक्ष्यों को लेकर कि वो कितना आगे बढ़ पाए हैं। विधायक जी, मैं आपका हमारे चैनल ग्रामीण भूमि पर स्वागत करती हूं, और सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आप जो है एक ग्रामीण आंचल के से जुड़े हलके के विधायक हैं। तो ग्रामीण आंचल के विधायक होने के नाते ग्रामीण आंचल के जो गांव हैं वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्याओं का अंबार है वहाँ पर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ आपने समस्याएं देखी हैं जिनको लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हो। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। देखिए, चैलेंजेस तो लाइफ में आते हैं। मुझे पता था कि भाई बहुत चैलेंजेस है, और हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हम डेवलप कंट्री तो नहीं है, अभी डेवलप हो गया, सब कुछ हो गया। तो हम तो एक विकसित भारत को लेके ही, एक सपना लेके ही राजनीति में आया हूँ। मुझे पता था ये चैलेंजेस भाई एवरीडे आएंगे, चाहे वो किसी गांव का हो, चाहे वो हमारी नगर पालिका को, बहुत सारे चैलेंजेस, लेकिन हम कर रहे हैं बड़े अच्छे से, उनको हम कर रहे हैं। और मतलब डे बाय डे सुधार हो रहा है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि अपने पुंडरी को कैसे नंबर 1 बनाना है, अपने पुंडरी का विकास कैसे करना है। अब तो मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि आपको पता है कि मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड तो नहीं है, और इतनी नॉलेज भी नहीं थी, एक्सपीरियंस भी नहीं था, लेकिन एक सोच थी कि भाई अपने देश को, अपने हलके को आगे लेके जाना है। उसी सोच को लेके मैं राजनीति में आया हूँ। शुरुआत अपने गांव से की थी, और अपने गांव से जब हमें सक्सेस मिली, सफलता मिली, उसको लेके हलके में हम उतरे थे। और धीरे धीरे आज की डेट में अगर लगाओ कि हमें 8 महीने हो चुके हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिसमें जनता का भी हमें मूड देखा है कि जनता का मूड कैसे होता है, अधिकारियों से जो उनका तालमेल होता है वो भी बहुत करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी भी थे जिसके साथ हमारा बड़ा मतलब एक लड़ाई भी चली है, तो उनको सुधारने का काम भी किया है। लेकिन सबका एक ही मोरल है कि अपने पुंडरी को कैसे आगे लेके जाना है। सर, गांव में जो है पानी निकासी की समस्या सबसे बड़ी समस्या देखी जाती है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप क्या कुछ ठोस कदम इस पर उठाएंगे? पानी की निकासी समस्या केवल मेरे पुंडरी की नहीं है, पूरे हरियाणा की पानी की निकासी की समस्या बनी हुई है। मैंने 2 बार ये विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाया है कि पानी की निकासी बहुत बड़ी मेजर समस्या है, और पानी की वजह से ही बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही है। जो पानी हमारा जल ही जीवन है, और उसकी वजह से आज बहुत सारी गंभीर बीमारी हो रही है। अगर बात करूं तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे कैंसर के बहुत सारी तादाद बढ़ती जा रही है। हम उसको लेके बड़े गंभीर हैं, और हमने एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया है गांव बरसियाना से। सबसे पहले हम गांव बरसियाना की निकासी को देखें, क्योंकि जिस गांव की जनसंख्या 10,000 से ऊपर है वो महाग्राम योजना में आते हैं। वहाँ पे तो STP लगना
श्योर है। लेकिन जिस गांव की आबादी 10,000 से नीचे है वहाँ पे एसटीपी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम वहाँ पे 5 पॉइंट सिस्टम लेके आ रहे हैं और उसकी शुरुआत गांव बरसाने से की है। 3 बार अधिकारियों के साथ मिलकर विजिट भी कर चुके हैं और बहुत जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा। पानी की निकासी हमारी प्राथमिकता है। सर, इलेक्शन से पहले जब हमने आपका सफाई अभियान कार्यक्रम की कवरेज की थी, तब आपने बताया था कि आपका मकसद सबसे पहले होगा गांव की सफाई। आपने बोला था कि जैसे ही गेहूं की कटाई के बाद खेत खाली होंगे, वहां पर जो है कूड़े, गांव से कूड़े के जो ये गोबर के जो कूड़े के ढेर हैं वो उठवाए जाएंगे। तो इस बारे में क्या कुछ आप कहोगे, क्योंकि आज भी बहुत सारे गाँव हैं ऐसे जहाँ पर गोबर के कूड़े देखने को मिले हैं? देखिए, ये आज से 10 दिन पहले बिल्कुल ऑर्डर, स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे दिए गए हैं बीडीपीओ को। और उसका ये है कि मैंने बोला था ग्रुप बनाइए, उसमें हमारे 53 विलेजेस आए हैं, ग्रुप बना हुआ है और सारे गांव में अब डे बाय डे सफाई हो रही है। फिरनी की सफाई, कुर्डियाँ, जितनी भी कुर्डियाँ हैं, चाहे वो पंचायती राज की फिरनी हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की फिरनी हो, सब पे सफाई शुरू होगी। और आपको अगले 10 दिन में ऐसा ही कोई गांव होगा जहां पे सफाई आपको नहीं मिलेगी। सारी जितनी भी कुर्डियाँ, जितने भी गंदगी हमारे गांव की फिरनियों पे या गांव में लगी हुई है, सबको सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है और बड़े युद्ध स्तर पे। क्योंकि अब 10 दिन बाद तो आगे फसल का सीज़न शुरू हो जाएगा, फिर तो कर भी नहीं पाएंगे। हमारे पास अगले नेक्स्ट 10 डेज़ हैं। बीच में भी बात आई है क्योंकि बारिश भी हो गई थी, आंधी तूफान भी आया था, लेकिन ये काम कंटिन्यू है। आज भी मैंने अपडेट ली है, बीडीपी साहब से बात की है और फोगिंग भी साथ में करा रहे हैं क्योंकि मलेरिया के केस भी बढ़ रहे हैं, तो फोगिंग भी करा रहे हैं और सफाई भी करवा रहे हैं। सर, एक बार तो ये कूड़े के ढेर उठाना फिर भी हम 10-15 दिन की मेहनत मान सकते हैं, लेकिन उसके बाद में जो है लोग फिर भी दोबारा से ये चीज़ करना शुरू कर सकते हैं। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए क्या कुछ स्टेप्स आप लेंगे? देखो बेटा, लोगों को जागना ज़रूरी है, लोगों में जागरूकता आनी बहुत ज़रूरी है। जो ये सफाई है ये हम सभी के लिए है। वो गंदगी हम सबको बीमार करती है, तो लोगों को भी समझना होगा कि जो ये गंदगी है हमने अपने गांव से बाहर निकालनी होगी। क्योंकि अगर गांव में ही गंदगी रहेंगी तो फिर हम स्वस्थ नहीं रह सकते, किसी न किसी बीमारी से हम घिरे रहेंगे। तो ये लोगों को भी है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, सफाई मेंटेन कीजिए। हमारा जो सफाई अभियान चल रहा है उसको सपोर्ट कीजिए। 1-2 गांव में बड़ा लिटिगेशन भी आई है और काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी हुआ है। उनको समझाया भी गया है कि क्योंकि छोटी बातों पे लेके बड़े तकरार बन जाते हैं, लड़ाई झगड़े की नौबत आती है। वहाँ पे हमने मजिस्ट्रेट भी लगवाया है, लेकिन गंदगी को गांव से बाहर निकाल के रहेंगे, ये हम वचनबद्ध भी हैं और लोगों को कहना भी चाहते हैं कि किसी भी गांव में कूड़े या गंदगी नहीं रहने देंगे। सर, आपने कहा था कि आप गाँव में, कस्बों में सुरक्षा के लिए और अच्छी यातायात की फैसिलिटी दिलवाने के लिए PTZ कैमरों की व्यवस्था करवाई जाएगी, तो उस बारे में आपका क्या विचार है? जी, उसके लिए 5 करोड़ का जो हमारे CM साहब ने अनाउंसमेंट की थी, उसमें मोस्टली गांव आ चुके हैं और वो अप्रूव भी 3 दिन पहले अप्रूव भी हो चुके हैं। अप्रूव होते ही अब वो काम शुरू हो जाएगा। उसमें से कुछ गांव रिजेक्ट भी हुए हैं, जिसमें गांव बदराना हो गया, बदनारा गांव है, उसमें एक सिरसल गांव है, तो उनको दोबारा से फिर अप्रूव कराएंगे। और जो PTZ कैमरे हैं, हर गांव में कैमराज और पार्क हमारी प्राथमिकता है। क्योंकि जब बच्चों के खेलने के लिए अच्छे पार्क होंगे तो बच्चों का एक जो मोबाइल में जो एडिक्ट हो चुके हैं उनसे दूर जाएंगे और पार्क में खेलेंगे। हमारे बुजुर्ग होते हैं, सुबह शाम पार्क में आएंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। सर, एक बार PTZ कैमरे अगर सरकार लगवा देती है तो उसके बाद उसको मॉनिटर करने की जिम्मेवारी गांव की पंचायत की होगी या फिर ब्लॉक की होगी, और किस तरीके से उनको अच्छे से मेंटेन करा जाएगा या उनकी चेकिंग मॉनिटरिंग कैसे होगी? हम बिल्कुल इस पे अप टू डेट हैं और ये पंचायत करेगी, पंचायत उसकी देखरेख करेगी, उसको मॉनिटर करेंगे और टाइम टू टाइम विजिट करेंगे। अगर किसी गाँव में कोई कैमरा ख़राब पाया गया या वर्किंग में नहीं है तो इमीडिएटली सरपंच को बोला जाएगा और उस पर पक्का मॉनिटर करेंगे। क्योंकि अब हम राजनीति में आए हैं, ये तो है नहीं कि फॉर्मेलिटीज़ करके पीछे रहेंगे। शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, सुरक्षा को लेके हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं और जो काम अभी हमने शुरू किया है उसको करके रहेंगे। कैमरे जो सुरक्षा के लिए जितने भी हमारे कैमरे हैं वो लगवाएंगे, पार्क बना रहे हैं और जितनी भी गलियाँ या नालियाँ टूटी हुई हैं वो सब बनाएंगे। अभी ब्लॉक समिति का हमारा एक मीटिंग हुई थी जिसमें 4 करोड़ के काम अभी कार्रवाई में डले हैं और बहुत जल्दी वो भी धरातल पर शुरू हो जाएंगे। सर, आपने शिक्षा और स्वास्थ्य का जिक्र उठाया तो मैं आपसे सबसे पहले शिक्षा के बारे में जानना चाहूँगी कि ग्रामीण आंचल है हमारा हल्का,
तो वहाँ पर जो है गांव में कॉलेजेस अवेलेबल नहीं है, हर गांव में स्कूल्स नहीं हैं अच्छे, तो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उन्हें यातायात के साधनों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? स्कूलों पे हम शिक्षा पे लेके बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और बहुत ज़्यादा हम वरीड भी हैं। अब हमने सारे स्कूलों से डिटेल भी मंगाई है कि किसमें टीचर्स की कमी है, तो टीचर की बताइए, अगर बच्चे कम क्यों हो रहे हैं उसका रीज़न भी हमें दीजिए। तो हमारे यहाँ पे शिक्षा में काफ़ी सुधार हो रहा है और टाइम टू टाइम हम विजिट करते रहते हैं और आगे भी करेंगे। शिक्षा को लेके हम बहुत मतलब वचनबद्ध है, क्योंकि शिक्षा के बिना तो एक शिक्षा तो देश की धरोहर है और शिक्षा पे ही हमारा विकास टिका हुआ है। अगर हमारे देश शिक्षित होगा तो डेफिनेटली हमारा देश भी विकसित होगा। सर कॉलेजेस जो हैं वो गांव से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और स्पेशली लड़कियों को जो है बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो यातायात के साधनों की क्या कुछ फैसिलिटीज़ अरेंज करवाई जाएंगी? ऑलरेडी ये एक विद्यार्थी का जो ट्रांसपोर्ट का है वो भी पुंडरी में चल रहा है कि जितने भी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल है, ट्रांसपोर्ट सरकार प्रोवाइड करवाएगी, वो भी चल रहा है। पीछे उनकी कुछ पेमेंट बकाया थी वो भी क्लियर करवा दी है। बाकी रही लड़कियों के लिए, क्योंकि हमारे पुंडरी में भी KMV लड़कियों के लिए कॉलेज है, एक डांड में लड़कियों के लिए स्पेशल कॉलेज है, और बाकी अगर कोई कॉलेज की कमी लगी है तो वो भी आगे भी कॉलेज भी लेके आएंगे। अभी यहाँ पे सब डिवीज़न पुंडरी में आ रही है, सब डिवीज़न जल्दी अप्रूव हो जाएगी क्योंकि मीटिंग में वो है और पॉजिटिव हो चुका है, तो जल्दी हमारे पुंडरी हल्के को सब डिवीज़न में मिलेगी। सर अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो गांव में अक्सर देखा जाता है कि सरकारी अस्पतालों में वो फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल होती हैं। सरकारी अस्पताल है, चाहे पशु अस्पताल हो चाहे मनुष्य अस्पताल, वहाँ पर जो है फैसिलिटीज़ की कमी देखने को मिलती है, डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, इमरजेंसी के केस में लोगों को शहरों तक भागना पड़ता है। देखिए कमियां तो मैं मानता हूँ कि कमियां हैं। अभी पूरे हरियाणा में 700 डॉक्टर्स की नई भर्ती की गई है। हमारे पुंडरी में भी नए डॉक्टर आए हैं और नाइट के लिए भी अभी बात हुई थी मैडम से, रेणु चावला से, कि वो भी जो नाइट के लिए भी यहाँ पे और एक गायनिक के लिए जल्दी डॉक्टर अवेलेबल होंगे। और जितने भी कोई कमियां या खामियां हैं, जितने हमारे CSC है, PSC है, हम टाइम टू टाइम विजिट करते रहते हैं और जितने भी हमारे गांव हैं जैसे कोड़ में हैं उनको पूछते रहते हैं कि कमियां तो बताइए। हम शिक्षा में और स्वास्थ्य में बिल्कुल सुधार करना भी है और कर भी रहे हैं, तो कोई कमियाँ नहीं छोड़ेंगे। सर अगर हम बात करें खेलों की, तो खेलों के क्षेत्र में जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं उनके अंदर वो पोटेंशियल है, उनके अंदर वो कैपेसिटी है, तो उसको किस तरीके से एनहांस करने का काम करेंगे आप? देखो खेलों के लिए हमने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया हुआ है, क्योंकि बच्चों के लिए अगर शिक्षा मिलेगी तो उनको खेलों के लिए चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे हरियाणा खेलों की हब है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पुंडरी में, मेरे गांव भाणा में, पबनावा में, कोड़ में बहुत सारे बच्चे स्टेडियम में आते हैं। अब तो हमने ये मुद्दा भी उठाया था कि विधानसभा में जो हमारे जितने भी राजीव गांधी स्टेडियम हैं उनमें सारी फैसिलिटी लाई जाए, और अब इसका असर भी दिखाई दे रहा है कि अब इनमें ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। जो फतेहपुर का राजीव गांधी स्टेडियम उसमें ट्रेनिंग हो चुकी है, उसमें ग्राउंड मैन भी आ चुका है, उसमें कोचेस भी आ चुके हैं। ऐसे ही पुंडरी में, पुंडरी के लिए तो हमने बहुत बड़ा बजट भी दिया है, करोड़ों मोर देन 2 करोड़ का बजट ऑलरेडी आ चुका है। इसमें जितना भी इंडोर स्टेडियम पुंडरी का होगा, जितनी भी कमियां, जैसे कि हमने उसमें बैडमिंटन कोर्ट के लिए बोला था, वॉलीबॉल कोर्ट के लिए बोला था, वो सारी आएंगी। उनकी फेंसिंग के लिए, जो फुटबॉल का ग्राउंड है वहाँ पे फ्लड लाइट्स के लिए, ग्राउंड में उसका भर्थ करने के लिए, उसमें घास लगाने के लिए, पूरा टोटली मतलब ये काम शुरू है और आपको बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। क्योंकि खेलों में जिस हिसाब से मेरे पुंडरी के बच्चे खेलों में आ रहे हैं कि अगर मैं बात करूं पुंडरी इंडोर स्टेडियम में कम से कम 300 बच्चे सुबह शाम आते हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। ऐसे ही फतेहपुर स्टेडियम में बच्चे आने शुरू हो गए हैं। तो जहाँ जहाँ भी कोचेज़ की कमियाँ हैं वहाँ कोच अवेलेबल करा रहे हैं। और जितने भी मिनी स्टेडियम हैं, चाहे वो नरेड़ी का हो, चाहे वो इसका कोड़ का हो, चाहे वो दुसैन का हो, जो भी उनमें कमियां खामियां हैं उनको भी दूर कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि मेरे गांव पाई में अभी 2-3 नर्सरी भी आई हैं कबड्डी की, और जो भी कमी है, जो हमारा कबड्डी एकेडमी है उसका भी रिटेंडर हो चुका है। बहुत जल्दी हमें एक अच्छी एकेडमी पाई में मिलेगी। सर ऐसा अक्सर देखा जाता है कि सरकार जो है फ़ंड प्रोवाइड करती है, जो अथॉरिटीज़ हैं वो उस इंस्टीट्यूट को बना भी देती हैं, लेकिन उसके बाद उसको कुछ काम देखने को नहीं मिलता है। सरकार का पैसा कहीं ना कहीं बर्बाद होते दिखता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग गांव पाई में देख सकते हैं, वहाँ पर जो है एक शादी के लिए भवन बनाया गया था, लेकिन जो आज के टाइम पर बिल्कुल घास फूस से गिर चुका है, उसका भी कोई यूज़ नहीं है, वो बिल्डिंग ऐसे कैसे खड़ी है। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए बेटा, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भ्रष्टाचार जो कांग्रेस की देन थी उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। उनको एकदम तो ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कंट्रोल करने की पूरी कोशिश है। मैं खुद मानता हूँ और ऑन कैमरा मानता हूँ कि भ्रष्टाचार आज भी है।
मैं देखता हूँ चाहे वो सरपंचों में चाहे ब्लॉक समिति में हमने देखा है, और इसीलिए हमने स्ट्रिक्ट भी किया हुआ है। आपको शायद पता हो कि हमारा ब्लॉक समिति का जो काम है पिछले 1 महीने से रुका हुआ है, उसके पीछे यही वजह है, कमीशन खोरी। हमने बीडीपीओ को बिल्कुल स्ट्रिक्ट बोला है कि एक भी अगर 1% भी अगर मुझे कमीशन की बात पता चली तो मैं बख्शूंगा नहीं, और जीरो टॉलरेंस की मेरी पॉलिसी है, हमारी सरकार की पॉलिसी है, माननीय मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह जी पॉलिसी है कि जीरो। मेरे से बात करते रहते हैं कि अगर कहीं भ्रष्टाचार हो तो इमीडिएटली इन्फॉर्म करें, कोई अधिकारी अगर पैसे मांगते हो तो इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। और मैं इस बात की मुझे खुशी भी होती है कि मेरे पीछे एक ऐसी स्ट्रॉन्ग सरकार खड़ी है कि मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, और मैं जीरो टॉलरेंस पे मैं किसी सरपंच को 1 पैसा भी नहीं खाने दूंगा। और ये दिक्कत आ भी रही है, कुछ सरपंच मेरे खिलाफ भी हैं कि भाई ये तो हमें काम नहीं करने दे रहा। मैं काम किसी को नहीं रोक रहा, आप काम कीजिए, दिन रात काम कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। कोई कमियां लगती है मुझे बताइए, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन आप सोचते हो कि भाई आप देखिए कि 400 करोड़ रुपया मेरे विधानसभा में अभी चल रहा है, काम चल रहे हैं। अगर मैं धरातल पे जाऊँगा तो बहुत सारी कमियाँ मिलती है उस पैसे में, क्योंकि सबको ना ऐसा लगता है कि सरकारी पैसा हराम का पैसा है, सब उसको खा लो। लेकिन आज तक जो हुआ मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन आगे 1 पैसा भी मैं खाने नहीं दूंगा। ये मेरा स्ट्रिक्टली मैसेज है। मैंने सीएम साहब को भी बोल दिया है कि सर मैं तो किसी को ये पैसा नहीं खाने दूंगा, जो मर्जी हो जाए, काम रुक सकता है लेकिन पैसा नहीं खाने दूंगा। सर आजकल मतलब ऐसा देखने को मिलता है कि गांव में अगर कोई काम करवाना है तो पंचायत का, ब्लॉक समिति का, जिला परिषद, उनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन होना चाहिए। तो इस पर आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? मैंने तो अभी हमारे ब्लॉक समिति का जो चेयरमैन बने हैं उसको भी हमने पहले कहा था कि जो सबसे एलिजिबल है आप आइए, और आप किसी को पैसा मत दीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि इसमें खरीद फरोख्त चलती है। चेयरमैन बनने के लिए आप उसमें देखते हैं कि भाई मैंने ये बनाना है, मैंने बोला चेयरमैन आपके लिए बनेगा, लेकिन कब सोचोगे कि मैं मेंबर को खरीद लूँगा और कल को मैं फिर पैसे खाऊँगा, ये भूल जाइए। ये मैंने मेरे स्ट्रिक्टली मैसेज उनको पास कर दिया था पहले ही, और ऐसे ही हमारी नगर पालिका में है, सारा स्ट्रिक्टली मैसेज है कि किसी को 1 पैसा नहीं खाने दूंगा। अगर आपने समाज सेवा करनी है, अपने गांव की सेवा करनी है, अपने देश की सेवा करनी है, तो राजनीति में आइए। आप सोचोगे मैं भी पैसा खाऊंगा तो भूल जाइए कि मैं आपको कोई पैसा खाने दूंगा, कभी नहीं, ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। सर आपका राजनीति में ये पहला कदम है, आपको क्या कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं, और क्या कुछ आपने नया कुछ एक्सपीरियंस किया है जिससे आप अपने फ्यूचर में लाना चाहेंगे? बेटा अगर दूर से देखें कि भाई राजनीति में आऊँगा और मैं समाज सेवा करूँगा, अपने हल्के की सेवा करूँगा, जितना इजी लग रहा था इतना इजी नहीं है। बेड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, काम करने नहीं दिया जाता। मतलब ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि पता नहीं क्या क्या ब्लेम लगा देते हैं। मैं किसी से परवाह नहीं करता, मुझे सिर्फ एक ही मकसद है कि मैंने अपने पुंडरी हल्के को वचन दिया हुआ है, प्रोमिस किया हुआ है कि अपने पुंडरी को नंबर 1 बनाना है, मैं वो बना के रहूँगा। बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर मैं कहते हो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया फिर तो सब कुछ सेट है, सब कुछ ओके है, फिर तो सब कुछ सही चल रहा है। अगर मैं उनके खिलाफ खड़ा हूँ तो मेरी लड़ाई डबल हो चुकी है, और मैं ये लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। मैं मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर होकर राजनीति में आया था कि मैं बिल्कुल 1 पैसा किसी को खाने दूंगा। मैं अपने पुंडरी को नंबर 1 बनाऊंगा और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करूंगा दूसरी विधानसभाओं के लिए कि अगर सच्ची नीति से अगर काम करोगे तो आपका काम 100% होगा और आपका हल्का भी विकसित होगा। सर ऐसा देखा जाता है कि एक जगह तभी डेवलप होती है जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदर की हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन सब कुछ ग्रो करता है। तो आपने एजुकेशन के बारे में बताया, आपने हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में बताया, मैं आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहूँगी कि जो रोड सरकार बनाती है, ऐसा देखा जाता है कि वो बहुत जल्दी ही टूट जाते हैं। तो आपकी क्या कुछ पॉलिसीज़ हैं, आप किस तरीके से रोड्स को बनाएंगे ताकि वो रोड दोबारा ना टूटे? देखो बेटा, मैं केवल रोड्स की बात नहीं करूँगा, मैं सड़कों की बात नहीं करूँगा, मैं छोटी छोटी जो गलियाँ हैं गाँव की, मैं उनकी बात करूँगा। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं किसी गाँव की चाहे 10 फुट की गली बनाऊँ, कम से कम उसकी लाइफ 10 से 15 साल हो। मैं ये नहीं चाहता कि आज बनाए और 6 महीने में दोबारा टूट जाए। पहली बार पुंडरी के इतिहास में इतनी सड़कें पास हुई हैं बनने के लिए कि आज से पहले नहीं बनी। 66 करोड़ रुपया पास हो चुका है, टेंडर लग चुके हैं, काम होना बाकी है। और एक ही मैसेज है सबको, जितनी भी कंपनियां टेंडर छूट रहे हैं, एक ही मैसेज है कि मुझे काम चाहिए क्वालिटी का। अगर क्वालिटी का काम नहीं हुआ उसी दिन काम रोक दूंगा। मैं चाहता हूँ कि जो सड़कें आज सतपाल जांबा के कार्यकाल में बने, जो आगे कोई आए तो उसको ये एहसास हो कि देखो इतनी सड़कें उसने अच्छी बनाई थी, मैं भी अच्छा काम करके दूँ। तो मेरा एक ही मकसद है कि जो भी काम बने क्वालिटी का काम हो, चाहे वो गलियों का हो। अब सड़कों का 66 करोड़ के टेंडर लग चुके हैं। ऐसे ही गांव की गलियां हैं कि गांव की गलियां क्यों टूट जाती हैं, क्यों ब्लॉक का एक ऐसा
एक स्कैम चल रहा है कि आज बनाओ 3 महीने में दोबारा फिर उसको दोबारा फिर एक गली को ए से लेके बी तक पास होता है, फिर वो डी से लेके सी तक पास हो जाती है। तो इन चीज़ों को भी रोकना है और क्वालिटी को लेके बिल्कुल मेरा सीधा सा एक मैसेज है कि क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़। अधिकारियों को पैसा देती है काम करने के लिए, लेकिन बीच में करप्शन नाम की चीज़ जो है वो काम को होने नहीं देती है। पैसा सरकार देती है पूरा, लेकिन लगता है आधा। तो आप इसमें क्या कहोगे कि आप अपने कार्यकाल में आपके अंडर जो लोग आते हैं, जो आपके अंडर काम करते हैं, जो आपके अंडर जो गाँव है, उनमें आप करप्शन कैसे रोकोगे? देखा बेटा, मैंने पहले कहा था जो ये भ्रष्टाचार जो करप्शन देन है ये कांग्रेस की देन है। आपने देखोगा कि पता है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। हमारे देश के बाद जो देश आज़ाद हुए थे वो आज डेवलप कंट्री और विकसित कंट्रियों की श्रेणी में है। अगर कांग्रेस अच्छे से काम करती, जीरो टॉलरेंस पे काम करती, भ्रष्टाचारियों को अंदर डालती, तो आज इतनी दिक्कतें ना आती। मैं कहता हूँ, मैं भगवान का शुक्र मानता हूँ कि आज हमारे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिसके नेतृत्व में हमारा देश आज तरक्की कर रहा है। हमारी जीडीपी चौथे नंबर पे आ चुकी है और मुझे पूर्ण आशा है कि 2029 तक हम टॉप 3 में हमारी जीडीपी होगी। और आज एक ऐसी देश में सरकार है जो राष्ट्रवादी सरकार है, जिसकी सोच सिर्फ एक ही है कि अपने देश को विकसित करना है। हमारे मोदी जी का भी एक ही मिशन है कि 2047 तक अपने देश को विकसित करना है। इसीलिए हम भी दिन रात काम करें, क्योंकि कहने से विकसित नहीं होगा, करने से विकसित होगा। हम भी अपने मोदी जी की सोच को लेके, उसकी सोच को लेके अपने एक एक काम को बड़ी बारीकी से है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे मोदी जी का जो उन्होंने एक वचन लिया है कि अपने देश को विकसित करना है, उसमें कोई बाधा आए। मैं चाहता हूँ कि जो मिशन 2047 है, मैं कहता हूँ वो मिशन 2037 तक पूरा हो जाए। और जैसे ही हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, दिन रात आप देखिए, अगर रात को 12 बजे जाओगे तो आपको काम करते मिलेंगे, लोगों से मिलते मिलेंगे, हर जन की समस्या सुनते हैं। मैं कल सुबह से लेकर शाम तक उनके साथ रहा। कल मीटिंग थी, हमारे विधायक दल की मीटिंग थी। मतलब इतने जुझारू हैं, इतने काम के प्रति इतने लगनशील हैं कि सिर्फ एक ही उनका सोच है कि अपने हरियाणा को नंबर 1 कैसे बनाना है। रात 12 बजे तक उनके साथ, और आज सुबह वो दिल्ली चले गए हैं, आज हमारे मोदी जी से भी मिलने गए हैं। तो मतलब मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जिसके नेतृत्व में मेरा हरियाणा आगे बढ़ रहा है। सर, आपने जीडीपी की बात करी। जीडीपी बढ़ाना, एक जिस क्षेत्र की जीडीपी अच्छी है वो क्षेत्र कहीं ना कहीं डेवलप्ड नेशन आता है। तो आप अपने हल्के की जीडीपी को बढ़ाने के लिए किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लाना पसंद करोगे? मैं जो इन फ्यूचर में जो भी इंडस्ट्री आएगी, मैं चाहता हूँ जो भी इंडस्ट्री आए जिससे मेरा हल्का में रोज़गार बढ़े, डेफिनेटली उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि ऐसी कोई इंडस्ट्री आए जिससे मेरे हल्के के नौजवानों को रोज़गार मिले। और केवल ऐसी इंडस्ट्री वो इको फ्रेंडली भी हो, क्योंकि मैं पॉल्यूशन के भी बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मैं ऐसी इंडस्ट्री लाना चाहूँगा जो इको फ्रेंडली है। तो इन फ्यूचर में बहुत सारे प्लान हैं। तो हम चाहेंगे कि भाई आने वाले टाइम में पुंडरी में भी इंडस्ट्रियाँ हो, ताकि हमारे जितने भी बेरोज़गार युवा हैं सबको रोज़गार मिले और मेरा पुंडरी बहुत आगे बढ़े। सर, आपने एम्प्लॉयमेंट की बात करी, रोज़गार की बात करी, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या कुछ पॉलिसीज़ आप लेकर आएंगे अपने हल्के में? बेटा देखो, रोज़गार पैदा करने पड़ेंगे। स्टार्टअप्स जो युवा है, जो स्टार्टअप्स चाहते हैं, उनको प्रमोट करना पड़ेगा, उनका उत्साह बढ़ाना पड़ेगा। और जितनी भी इको फ्रेंडली इंडस्ट्री हैं, बात चल रही है जैसे कि सोलर सिस्टम के जो सेल बनते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, जो हमारी लिथियम आयन बैटरी की जो सेल्स है उसकी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी यहाँ पे आ जाए। बहुत सारी इको फ्रेंडली ऐसी इंडस्ट्री हैं, अगर वो आ जाती है, कागज़ की है वो आ जाए, तो बहुत सारा हमारा प्लान है कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़े और हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोज़गार मिले। थैंक यू सर। तो दर्शकों, आखिर में आपसे भी मैं अपील करूंगी कि अगर आपकी भी कोई समस्या है हमारे हल्के से लेकर, तो आप भी जो है कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि विधायक जी जान सके कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ताकि उनको भी एक तरह से जनसंवाद करने का मौका मिल जाए, वो भी जान सके कि आप उनके हल्के के लोगों को क्या कुछ समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं। धन्यवाद। जय हिंद।